लेकिन इन वाकयात को सुनकर यूं हैरान नजर आ रहे थे जैसे मैं उन्हीं को हिकाफ की कोई तिलिस्माती कहानी सुना रहा हूँ। चाहे और उसके लवाजिम चलते रहे, मैंने गैर जरूरी तफसीलात को हज़फ करके इख्तिसार के साथ उन्हें तमाम अहम वाकयात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझे दरमियान में कहीं भी टोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाज मराहिल पर आपस में मानी की नजरों का तबादला करते रहे। मेरे खामोश होने पर कर्नल अशफाक सिगरेट सुलगाकर सोफे की पुश्तगाह से टिक गया और थकी हुई आवाज में बोला, हमें यह मानना पड़ेगा कि कुदरत ने तुम्हें दुश्मन को ज़ेर करने की अनगिनत खूबियों से मालामाल किए। इन खबीसों की कमजोरियों को बरवक्त समझकर इन पर जवाबी ज़र्ब लगाए बगैर तुम्हें इतनी कामयाबियां हासिल नहीं हो सकती थी। तुमने यहाँ इनके पैर नहीं जमने दिए। लेकिन K9 के बारे में अभी कुछ वाजे नहीं है। K9 के बारे में मेरे जहन में एक धुंधला सा खाका उभर रहा है। मैंने सोचते हुए उसे बताया, लेकिन इसकी बहुत सी कड़ियां गायब हैं। मेरे चंद मसाइल हल हो जाएं तो हम तेजी से पेशरफ्त कर सकते हैं। हम तुम्हारा हर मसला हल करने के लिए तैयार हैं। कर्नल अशफाक ने फौरन पेशकश की, बेहतर ये होगा कि तुम अपने जहन में आने वाली हर बात बता डालो। हो सकता है हम लोग गुमशुदा कड़ियों की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकें। पहली बात तो ये मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त अव्वल खान की आमद खुफिया है या इसे मेरी गिरफ्तारी से हटा लिया गया है। ये आर्जी मुलाकात है, कल तक अहकामात वापस ले लिए जाएंगे। कर्नल अशफाक ने बताया, मुझे इस्लामाबाद में सुनगुन मिली है कि महकमा दाखिला का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी गैरिहाट के चुंगल में फंसा हुआ है। शायद उसने अमेरिका में भारी बैंक बैलेंस के साथ जायदादें भी बनाई हुई हैं जिनका कोई कानूनी जवाज नहीं है। अपने शोरो गुगा में गैरिहाट ने इसी को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के ऑर्डर जारी कराए थे। इससे बाज़पुरस शुरू की जा चुकी है। हकायक सामने आते ही अव्वल खान के सिर से तुम्हारी गिरफ्तारी का बोझ हट जाएगा। इस बारे में अव्वल खान से मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, जिससे दुराना वक्त का ज़िया होगा, मगर इसका नतीजा कल तक तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे लिए अव्वल खान की मदद बहुत जरूरी है। इसके बगैर मुझे बहुत रुकावटें पेश आएंगी। आम हालात में शायद तुम्हें यह मजबूरी महसूस हो, लेकिन इस वक्त K9 रियासती मामला है। अव्वल खान का मसला सुलझने से पहले तुम्हें कोई दुश्वारी महसूस हो तो मेजर गौस तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। कराची में हमारी बहुत मुअस्सर तंजीम और नफरी मौजूद है। ये वसाइल तुम्हारा साथ देंगे। क्या यह मुमकिन है कि एलन को फौरन हिरासत में ले लिया जाए? वो इस वक्त शहर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला है। उसी के साथ राडनी आर्क की तलाश भी शुरू कर दी जाए तो इन लोगों की सरगर्मियां सुस्त पड़ सकती हैं। राडनी आर्क पर हाथ नहीं डाला जा सकता। उसे सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसे ज्यादा से ज्यादा मुल्क बदर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए महकमा खारजा की इजाजत दरकार होगी। तुम इन उलझनों में पड़े बगैर खामोशी से अपना काम जारी रखना चाहिए। कर्नल अशफाक ने नासिहाना अंदाज में मुझे समझाने की कोशिश की। ये पेचीदगियां मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं अव्वल खान की रफाकत को तरजीह देता हूँ। अगर K9 को वाकई रियासत का मसला समझा जा रहा है तो ये बात इन लोगों पर वाज़े हो जानी चाहिए। जब इन्हें इल्म होगा कि इनका बनाया हुआ ढांचा शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चला है और मकामी हुकाम इनके राह पर लग गए हैं, तो मैदान छोड़कर फरार भी हो सकते हैं। अमलन कुछ हो या ना हो, इन पर नफसियाती दबाव पड़ना जरूरी है। ये बात काबिल फहम है। उसने मुशफ़क़ाना लहजा में कहा, इन खतूत पर काम किया जा सकता है। फौरी अहमियत इस ट्रक की है जिसमें ब्लैक हाक के घर से कुछ सामान ले जाया गया है। सामान की नौयत मालूम हो जाए तो इन लोगों के अज़ाइम भी सामने आ सकते हैं। मैंने कहा, मेजर गौस के इमाम पर मैंने ट्रक का नंबर और ब्लैक हाक के घर से उनकी रवानगी का वक्त एक कागज पर लिखकर उसके हवाले कर दिया। मेजर गौस ने कागज पर एक नजर डालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। तुम K9 के बारे में किसी धुंधले खाके का जिक्र कर रहे थे। कर्नल अशफाक ने मुझे याद दिलाया। फिजाई रास्तों के हवाले से ज़हन में फिजाई हमले का तसव्वुर उभरता है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, मगर मैं जानता हूँ कि यह अमकाना ख्याल है। फिजाई हमले की हिकमत अमली ही कुछ और होती है। इसका मुसाफिर बरदार त्यारों के रास्तों से कोई ताल्लुक नहीं होता। साहिल पर नीची परवाज करता हुआ कोई भी बमबार त्यारा बहुत आसानी से अपना हदफ देख सकता है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से रात के अंधेरे में भी सब कुछ इतना ही वाज़े नजर आता है जितना दिन के उजाले में। कर्नल अशफाक भी बसी से मेरी तरफ देखने लगा। चंद सानियों बाद वो थकी हुई आवाज में बोला, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खुशी है कि दिफा के शोबे में होने वाली तब्दीलियां तुम्हारे इल्म में हैं। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कैनोब के गिर्द एक मजबूत दिफाई हिसार कायम है, जिसमें तबाकुन फिजाई दिफा भी शामिल है। हमें अपने इन इंतजामात की तशहीर की जरूरत पेश नहीं आती। सेटेलाइट के इस दौर में खला में गर्दिश करती हुए हजारों हिसास आंखें दिन रात जमीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। हमारे हरीफों को अच्छी तरह मालूम है कि हम किन तैयारियों के साथ अपने मोर्चों में मुस्तद रहते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा मुंतशिर ख्याली के आलम में आए थे, लेकिन तवील गुफ्तगू के बाद उन्हें मामलात की हकीकी संगीनी का मुकम्मल इदराक हो चुका था, जिसकी वजह से उनके चेहरे बोझल नजर आने लगे थे। हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी थी और वो तीनों वापसी के इरादे से उठने ही वाले थे कि अचानक ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। कर्नल अशफाक ने सुरात से ऑपरेटर्स ऑन कर दिया। इस वक्त ब्लैक हाक गैरिहाट से बात करनी चाह रहा था। मैंने दिल में सोचा कि अच्छा ही हुआ कि इन लोगों की मौजूदगी में पैगाम रसानी का ये सिलसिला शुरू हो गया। इन दो अहम किरदारों की गुफ्तगू जाती तौर पर सुन लेने के बाद इनके रहे सहे शकूक व शुबहात भी खत्म हो जाते। ब्लैक हाक की पहली ही कॉल पर गैरिहाट ने ऑपरेटर्स पर जवाब दे डाला। इस्लामाबाद के हालात अचानक बदल गए हैं। ब्लैक हाक किसी तमहीद के बगैर बोलने लगा। फेडरल होम डिपार्टमेंट में जो अफसर तुम्हारे लिए काम करता है, इसे दोपहर में कुछ सादा पोश एहलकार उसके दफ्तर से उठा ले गए। हो सकता है कि तुम्हारी बदकिस्मती से इनकी बदउनवानियों का भांडा फूट गया हो। इस वक्त तुम्हारी सलामती खतरे में है।
जेफ मिलर को साथ लेकर फौरन अपने कौंसल खाने में पना ले लो। अपने शनाख्ती और सफरी कागजात के साथ ऑपरेटर जरूर लेते जाना। वो लोग जेफ मिलर पर जालमाना तशद्दुद को जवाज बनाकर तुम्हें अपनी हिफाजत में लेकर वतन रवाना कर देंगे। ये बहुत जरूरी बल्कि नागुज़ीर है। तुमने जरा भी ताखीर की तो नताइज के खुद जिम्मेदार होगे। ओवर। यहाँ मेरा काम अभी अधूरा है। गैरी हार्ड ने दबी जुबान में एहतजाज किया। कहीं चीफ ने मुझसे बरहम होकर तो ये फैसला नहीं किया है? इसे बताओ कि मेरी पूरी वफादारी उसके साथ है और मैं डैनी को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगले 1-2 रोज में मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। ओवर। यह इंतकामी नहीं हमदर्दाना फैसला है गैरी। ब्लैक हॉक की आवाज नरम होगी। चीफ अपने आदमियों का वही ख्वाह है। तुम खुद अपनी गर्दन कटवानी चाहते हो तो जरूर डटे रहो। तुम फंस गए तो चीफ अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैं समझने से कासर हूं कि पाकिस्तानियों का क्या तरीकाकार है। कठपुतलियों की तरह काम करते करते इन कालों पर कोई दौरा पड़ता है और अचानक ही कोई मोइजा रुनमा हो जाता है। एंटी करप्शन या FIA वाले बरसों से इस अफसर को चशमपोशी का फैज पहुंचा रहे थे। तुमने इससे जरा सा काम लिया तो वो सब फाल हो गए। खामिन खबीसों से दूर रहकर अपना काम करना पड़ेगा। ओवर। मैं गाये बगाये सुनता रहा हूं कि चीफ की सारी तवज्जो K9 पर मरकूज है। मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूंगा और चीफ की कामयाबी के लिए दुआ को रहूंगा क्योंकि अब मेरा मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। ओवर। तुम उल्लू की तरह समझदार हो। ब्लैक हॉक ने अंग्रेजी मुहावरे में उससे सराहा और कहा, वतन जाओ, वहां तुम्हें जल्द ही एक बड़ी खबर मिलेगी। इस खबर के पीछे चीफ का ज़हन कार फरमा होगा। ओवर एंड ऑल। ये गुफ्तगू सुनकर उन दोनों के मुंह हैरत से खुल गए थे। मेजर गौस भराई हुई आवाज में बोला, ये जिनसे काम लेते हैं उन पर शायद लम्हे भर से भी नजर नहीं हटाते। कादर को पूरी राजदारी के साथ उठाया गया। ये मामला सिर्फ 3-4 अफसरान बाला के इल्म में था, लेकिन ये लोग बाखबर हैं और बदले हुए हालात के मुताबिक तेजी से फैसले भी कर चुके हैं। फर्द और इदारे की कार्रवाई में यही फर्क होता है। मैंने कहा, फर्द सिर्फ अपनी स्वाबदीद पर अमल करता है, इदारे ज़ाब्तों के पाबंद होते हैं। इसीलिए मैं इदारों से दूर रहकर अव्वल खान के साथ खुश रहता हूँ। ये इनकी नहीं, इनके वसाइल की कामयाबी है। कर्नल अशफाक अपने इस्तरारी रद्द-ए-अमल पर काबू पाकर बोला, मैं इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि ब्लैक हॉक ने इसे जल्द ही एक बड़ी खबर की नवीद दी। इसका मतलब ये है कि वो लोग खुद को कामयाबी के करीब महसूस कर रहे हैं। इन्हें खुशफहमी में मुब्तला होने का पूरा हक हासिल है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अव्वल खान ने एक माकूल बात कही। इस वक्त हमारे सामने पहला कलियू ब्लैक हॉक के सामान का है। हमें पहली फुर्सत में उसकी नौयत का सुराग लगाना चाहिए। ठीक है। कर्नल अशफाक ने अपनी जगह छोड़ दी। इस पर अभी काम किया जाएगा। मेजर साहब को जिस वक्त भी रिपोर्ट मिली ये तुमको बाखबर कर देंगे। ये रात में किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। मैं अपना इंस्ट्रूमेंट सरहाने रख कर सोता हूँ। मैंने खुशदिली से कहा, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि सामान का K9 से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सारी छानबीन इसी जाविये से की जाएगी। मेजर गौस ने यकीन दहानी करवाई। इन्हें वापसी पर आमादा देखकर वीरा भी आ गई। उसने अव्वल खान से खाने के लिए इसरार किया, लेकिन इन तीनों में से कोई भी खाने के मूड में नहीं था। इंतहाई पुरजोश दोस्ताना फिजा में वो वापस चले गए। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अंदर लौटने के बाद सुल्तान शाह पुरमुर्दा आवाज में बोला, K9 की कहानी जहां थी वहीं रुकी हुई है। पता नहीं अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। K9 की हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन ये मामूली कामयाबी नहीं है कि एक बदउनवान बड़े अफसर के खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई की गई है। गैरी हार्ड और जेफ की वापसी का मतलब है कि अब चीफ ने बुखलाकर अपने पर समेट लेने का फैसला कर लिया है। अब हम आजादी से काम कर सकेंगे। अब तुम ही काम करना। मैं तो खाना खाकर गहरी नींद सोने का इरादा रखता हूँ। सुल्तान शाह ने अंगड़ाई लेकर कहा, बको मत। खाने के बाद हमें ब्लैक हॉक की तरफ जाना है। जब तक K9 का मसला हल नहीं होगा मैं सुकून से नहीं सो सकूंगा। अव्वल खान के आ जाने के बाद मैं अपने वजूद में नया वलवला महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना ये वलवला कल भी पूरा कर सकते हो। मेजर गौस को भी कुछ वक्त हो सकता है कि वो ये गुत्थी सुलझाने में कोई कलीदी किरदार अदा कर सके। सुल्तान शाह ने कसलबंदी के साथ एहतजाज किया, ये कायली नहीं चलेगी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, आज हम लोगों ने जेफ मिलर को बेहोश करके नादरा के घर से नेशनल स्टेडियम की झाड़ियों में पहुंचाने के सिवा काम ही क्या किया है। अभी तुम्हारी और अव्वल खान के मेहमानों की गुफ्तगू जो सुन रहा था उसने बेसाख्ता कहा वो कम काम नहीं था। इस दौरान गजाला वीरा को अपने साथ ले गई थी। शायद वो दोनों खाने की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। खाने से फारिग होते होते रात के 11 बज गए। पेट में चारा पड़ जाने के बाद सुल्तान शाह भी तरोताजा नजर आने लगा था। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसने बोट बेसन से किराए की मोटरसाइकिल लाने का आइडिया जाहिर किया तो मैंने उसे रोक दिया। रवानगी में ताखीर हो जाने की बिना पर मैंने अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर ली थी। ब्लैक हॉक के चौकीदार को चकमा देने के लिए मोटरसाइकिल का होना जरूरी नहीं था। नादरा के फ्लैट में मुंतकिल हो जाने के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा ये पहुंचना था कि हमारी हर जरूरी और गैर जरूरी चीज को एक मुस्तकिल ठिकाना मुयस्सर आ गया था। मैंने वजह के हथियारों और सौराब गोट से खरीदे हुए हल्के फुल्के बारूदी शोबतों के लिए कपड़ों की एक दीवार गिर चोबी अलमारी मखसूस कर दी थी। अलमारी का जायजा लेकर हमने जरूरी हथियार साथ लिए और फ्लैट से निकल खड़े हुए। वीरा समझ रही थी कि K9 का किस्सा जिस मोड़ पर आकर रुक गया था वहां कोई गैर मामूली पेशकदमी नागुज़ीर हो गई थी। इस बारे में रास अलमेंडा या ब्लैक हॉक से ही मजीद मालूमात हासिल हो सकती थी। रास अलमेंडा ने रिपोशी इख्तियार की हुई थी। दे के सिर्फ ब्लैक हॉक हमारे सामने था। उसको ललकारे बगैर बात बनती नजर नहीं आ रही थी। वीरा के बरक्स गजाला बहुत ज्यादा मुतफक्किर थी। शादी के बाद से वो ऐसी बदली थी कि खालिद खानादार खातून बनकर रह गई थी। इस पूरी मुद्दत में उसने सिर्फ एक बार गैर मामूली सरगर्मी का मुजाहरा किया था
जब वो वीरा के साथ HD नॉर्मन को हलाक करने की मुहिम पर रवाना हुई थी और कामयाब और कामरान वापस लौटी थी। चलने से पहले मुझे उसको समझाने में कई मिनट लगे। उसका फायदा ये हुआ कि उसने मुझे ऑपरेटर से याद दिलाया। उसका कहना था कि अगर ब्लैक हॉक से टकराने जा ही रहे हो तो वो ऑपरेटर्स हमारे साथ मौजूद रहना चाहिए था, ताकि इन लोगों के ताज़ा तरीन पैगामात हमारे इल्म में आते रहे। सुल्तान शाह को ड्राइविंग में बहुत लुत्फ आता था। शायद उसकी वजह ये रही थी कि उसने अपना लड़कपन और जवानी का इब्तदाई हिस्सा ट्रकों के एक अड्डे पर मुलाजमत करते गुजारा था, जहां उसे काफी काम काज की मसरूफियत में ड्राइविंग का कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन लंबे सफर से आने वाले ड्राइवरों की झूठी सच्ची कहानियां उसके दिल में इन ही जैसे रंगीन और सनसनीखेज तजर्बात हासिल करने का शौक पैदा करती रहती थी। वो दरमियानी और बड़ी उम्र के इन ड्राइवरों जैसे तजर्बात से नहीं गुजर सका था, लेकिन ड्राइविंग के हर मौका से फायदा उठाना उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। उसने बहुत खामोशी से गाड़ी अहाते से बाहर निकाल ली। सड़क पर पहुंचते ही उसकी जुबान चल पड़ी। तुमने अभी तक मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह नहीं किया है। अगर किसी नाजुक मौका पर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे इल्जाम नहीं देना। ये बात मैं अभी से वाजे किए दे रहा हूँ। तुम दानिस्ता खेल बिगाड़ना चाहो तो प्रोग्राम जान लेने के बाद भी दुश्वारियां पैदा कर सकते हो। दूसरी सूरत में किसी गड़बड़ का इम्कान नहीं है। हम पहले भी इस तरह निकलते रहते हैं। मैंने तुर्शी से कहा। पहले की बात और थी। इस वक्त हम रास और मैडा के दस्तराज पर हाथ टालने जा रहे हैं। हमें पूरी एहतियात से हर काम की पेशगी मंसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। वो मेरी खफकी की परवाह किए बगैर बोला, बच्चों जैसी बातें ना करो। इस बार मैंने चिढ़कर कहा, हमें इस मकान के बारे में कुछ इल्म नहीं है तो हम मंसूबाबंदी कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि हमें वहां घुसकर मकान की तलाशी लेनी है। हाँ, वो हैरत से बोला, मैं तो समझ रहा था कि हम ब्लैक हॉक को अगवा करने जा रहे हैं। मैंने तो एहतियातन क्लोरोफार्म की शीशी भी जेब में रख ली है। किसी को सिर्फ बेहोश करने के लिए जरब लगाना जरा जालमाना फेल मालूम होता है। चोट लगाते हुए निशाना खता हो जाए तो मामला उलट भी जाता है। मैं बेबसी से हंसते हुए बोला, मालूम होता है कि इस वक्त तुमने बसियार खोरी कर ली है। अगर हम ब्लैक हॉक से टकराए बगैर अपना काम कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। बज़ाहिर इसका इम्कान कमी है। वो मुजामत करेगा तो हमें उसको जेर करना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है कि हम उसके घर से K9 के बारे में कुछ न कुछ मवाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसे गुमान भी नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी उसके सर पर पहुंच जाएंगे। बस मैं पूरी बात समझ गया। वो बोला, तुम्हारे लिए ब्लैक हॉक नहीं K9 ज्यादा अहम है। गाड़ी उसके फाटक से जरा पहले दीवार के साथ ही रोक लेना ताकि हमें वापसी में कोई दुश्वारी ना हो। मैंने उसे हदायत थी, इस इलाके से पुरानी गाड़ियां बहुत कम चोरी होती हैं। दरवाजे मुकफ्फल किए बगैर चाबी अगले पायदान के नीचे छोड़ देना। हो सकता है कि चौकीदार पर क्लोरोफार्म ही इस्तेमाल करने पड़ जाए। मौका के मुताबिक काम कर लेना। और अगर हमें वापसी पर इस तरफ आने का मौका ही ना मिल सका, उसने पूछा, हम गाड़ी को भूलकर किसी भी तरफ भाग निकलेंगे। गाड़ी अभी तक पुराने मालिक के नाम पर है। रसीद पर तुम्हारा नाम और पता फर्जी है। गाड़ी की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बात का मुख्तसर सा सफर खामोशी से तय हुआ। सुल्तान शाह ने वो मौजू छेड़कर मुझे उलझा दिया था और मैं ब्लैक हॉक के मकान पर पेश आने वाली मुतअद्दिद मुतवक्का सूरतों के बारे में सोचे जा रहा था। खुशहाल बस्ती की वो रात खासी खुशगवार थी। सड़कों पर सन्नाटा था। कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां तेजी के साथ गुजर जाती थीं। गलियों में कहीं कहीं कुर्बो जवार के घरेलू मुलाजमीन ने एक दूसरे को अपने मालकान की कहानियां सुनाने के लिए माफलें जमाई हुई थी, जो मेरे लिए परेशान कुन थी। हम ब्लैक हॉक के मकान के करीब पहुंचे तो मुझे देख कर इत्मीनान हुआ कि स्ट्रीट लैंप की तेज रोशनी में वहां दूर तक किसी मुतनफ्फिस का वजूद नहीं था। सुल्तान शाह ने हेडलैंप्स बंद करके गाड़ी ब्लैक हॉक के आहते की दीवार के साथ लगा थी। हम दोनों बैक वक्त गाड़ी से उतरे। पार्टी की तरफ चाहते हुए सुल्तान शाह मेरे पीछे हो लिया। वजनी आहिनी गेट के साथ बने हुए कंक्रीट के 2 देव हैकल सतूनों में से एक पर इतलाई घंटी का स्विच बहुत नुमाया था, मगर मैंने उसको नजरअंदाज करके फाटक पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर चौकीदार मुस्तद था। कौन है? उसकी आवाज के साथ ही चिचराहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चारपाई या चौबी कुर्सी से उठा हो। फिर वजनी कदमों की हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। बाहर से खत आया है, ये ले लो। मैंने फाटक के करीब होकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि चौकीदार मेरा पैगाम सुन दे। मकान के वसी रकबे की वजह से ये इम्कान नहीं था कि मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचती हो। खत अंदर फेंक दो। अंदर से करख्त लहजे में कहा गया, ये खत लाने का कौन सा वक्त है? लबो लहजे और अल्फाज के बिगड़े हुए मानूस तलफ्फुज से अंदाजा हो रहा था कि कराची वालों की रिवायात के मुताबिक इस मकान का चौकीदार भी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों का कोई शहरी या देहाती था। यह डाक खाने से नहीं, कुरियर से आया है। खत लेकर अंगूठा भी लगाना होगा। दरवाजा खोलो। हो सकता है कि कुरियर का लफ्ज उसके पल्ले ना पड़ा हो, लेकिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मुड़बड़ाते हुए कुंडी सरकाकर जैली दरवाजा खोल दिया और उसकी तबाह आमेज नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, किधर है खत? मैंने लिफाफा और कागज जेब से निकाला और उसे देता हुआ जैली दरवाजे से अंदर घुस गया। बस यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और दरवाजा बंद करके आराम करो। मैंने उसके पीछे पड़ी हुई चारपाई का जायजा लेते हुए कहा, कलम दो। वह घुराया। मैं दस्तखत करूंगा। फिर वो मेरे दिए हुए बंद लिफाफे को घूरते हुए बोला, मगर इस पर तो किसी का नाम नहीं है। ये किसका खत है? हमारा या साहब का? नाम नहीं, तुम पता देखो। मैंने दाहिना हाथ पुष्ट पर ले जाकर सुल्तान शाह को इशारा करते हुए कहा। इसका विल जुस्सा और जवान चौकीदार के तेवर देखकर मुझे वहशत सी होने लगी थी। दूसरी गड़बड़ ये हुई कि वो मेरी तवक्का के बरक्स चाहिल बिल्कुल नहीं था। अगर वो मेरी दी हुई रसीद पर निगाह डालता
तो फौरन अंदाजा लगा लेता कि वो धुंधलाई हुई रसीद मिसेस नादरा गनी के नाम पर कई माह पुरानी तारीख पर काटी गई थी। मैंने जेब से कलम निकाल कर उसे दिया, इसीलिए मैं मेरे नथनों में क्लोरोफार्म की तेज बू आई। चौकीदार कलम लेकर दीवार की तरफ पलटा ताकि उसका सहारा लेकर रसीद पर अपने दस्तखत जब्त कर सके। उसके पलटने की देर थी कि सुल्तान शाह उछलकर उसकी कमर पर सवार हो गया। उसके दोनों हाथ मजबूती से चौकीदार के दहाने पर जम गए थे। इस नागहानी उफ्ताद पर चौकीदार के दहाने से गूं गा की गुटी गुटी आवाजें निकली। मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। लम्हा भर के लिए मुझे खौफ हुआ कि वो जसीम और तनोमंद चौकीदार सुल्तान शाह को अपनी पुश्त से उछाल फेंकेगा। अचानक चौकीदार के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके दोनों हाथ बेताबाना अंदाज में फिजा में यूं लहरा रहे थे जैसे वो अपना बिगड़ा हुआ तवाजुन संभाल कर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हो। चाहे सुल्तान शाह ने अपने मद्दे मुकाबल की सेहत और जिसामत देकर कपड़े पर वाफर मिकदार में क्लोरोफार्म उंडेर ली थी। इस सियाल के जोर असर बुखारात ने चौकीदार के ज़हन और आसाब पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लम्हों में वो तेवरा कर किसी बेजान लाश की तरह जमीन पर ढेर हो गया। सुल्तान शाह आखिरी लम्हों पर खुद को उसके गिरते हुए बदन की इज्जत से बचाने में कामयाब हो गया। वो सब चश्मे जदन में हो गया। मैं इस दौरान में इमारत की तरफ से गाफिल नहीं रहा था। अंदर वालों को गेट पर रूनमा होने वाले वाकयात के भनक भी नहीं मिल सकी थी। वहां कंक्रीट के दोनों सतूनों पर गेट लैंप रोशन थे, लेकिन हम तीनों बराह रास्त रोशनी में होने की बजाय आईनी फाटक के साए में मौजूद थे, जहां तकरीबन नीम तारीकी फैली हुई थी। मैंने फुर्ती से फाटक के जैली दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसी असना में सुल्तान शाह चौकीदार के करीब से लिफाफा, रसीद और कलम उठाकर अपनी जेब में डाल चुका था। चौकीदार के बेहोश वजनी वजूद को नीचे से उठाकर चारपाई पर डालना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम था। इस बेचारे ने पूरी होशमंदी से काम लेना चाहा था, लेकिन हम किसी कड़े इम्तिहान में मुब्तला किए बगैर नहायत आसानी से ढेर हो गया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इसे कोई तकलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन मजबूरी थी। हम दोनों ने बदिक्कत तमाम उसे घसीट कर दीवार के साथ बनी हुई नर्म क्यारी में पहुंचा दिया, जहां शायद मिट्टी गोद कर ताजा पनीरी लगाई गई थी। इस काम से फारिग होकर हम दोनों वहीं दीवार से लगकर खड़े हो गए और मकान का जायजा लेने लगे। वो एक मंजिला मकान था। बरामदा रोशन होने के बावजूद मकान के सामने वाले हिस्से की किसी खिड़की में रोशनी नजर नहीं आ रही थी। इस वक्त वो मकान खाली पड़ा हुआ था। दुनिया ब्लैक हाक आराम कर रहा था। एहतियात का तकाजा था मकान में घुसने से पहले एक बार इमारत का तवाफ करके अंदर की सुन ले ली जाए। बादियों नजर में यूं मालूम हो रहा था जैसे इस मकान के सामने वाले हिस्से में बरामदे की एक तरफ डाइनिंग रूम और दूसरी तरफ एक ख्वाबगाह थी। दूसरे कमरे पुश्त पर होने चाहिए थे। तुम यहीं ठहरो, मैंने फाटक के साथ बनी हुई चौकीदार की कुशादा कोठरी की तरफ इशारा करके सुल्तान शाह से कहा। मैं हाथे के साथ साथ घूमकर मकान का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। ख्याल रखना अंदर किसी खूनखार कुत्ते से भी मुलाकात हो सकती है। उसने मुझे मुतनब्बा किया। मुझे अपनी बू पर सदाए हुए एलन के वैशी और खूनखार कुत्ते याद आ गए और बदन में सिनसनी की लहरें सरायत कर गई। मगर फिर मैंने इसे अमकाना ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। वहां कोई कुत्ता मौजूद होता तो चौकीदार के आस पास ही होता। पिछले चंद सानियों में फाटे के जेरे साया जो वाकयात रूनमा हुए तो वो आला नस्ल के किसी भी वाच डाग को इधर मुतवज्जा करने के लिए काफी थे। मैं सुल्तान शाह की पुश्त पर हाथ मारकर दीवार के साथ साथ एक तरफ बढ़ने लगा। वो इलाका डिफेंस सोसाइटी के कयाम के साथ ही तेजी से आबाद होना शुरू हो गया था, इसलिए वहां के मकानात में जदीद तर्ज तामीर की वो नजाकतें नहीं थी जो डिफेंस ही के बहुत ही बाद में आबाद होने वाले इलाकों में जा बजा देखने में आती थी। ब्लैक हाक का मकान भी सादा और रवायती अंदाज में बना हुआ था। मकान का लान काफी बड़ा और सरसब्ज था। इसमें खाल खाल फूलों के तख्ते भी नजर आ रहे थे। जाहिर था कि वो मकान ब्लैक हाक की मलकियत नहीं था। वहां किराए पर या किसी के मेहमान की हैसियत से रह रहा था, लेकिन मालिक मकान खासा बाज़ोक आदमी मालूम होता था। मैं कुछ आगे गया तो मुझे मकान के दाहिने पहलू पर एक सफेद कार खड़ी नजर आई। मकान में दाखिले का दूसरा दरवाजा इसी तरफ वाक़ था। शायद ब्लैक हाक आमदोरफ्त के लिए वही दरवाजा इस्तेमाल करता था। इस तरफ एक बड़ी खिड़की रोशन थी। चंद सालों बाद मुझे उस खुली हुई रोशन खिड़की में से दीवार गिर कैबिनेट भी नजर आने लगे। मैंने गौर से उस हिस्से का जायजा लिया और ज़हन में महफूज कर लिया। मकान की पिछली समत में एक और कमरा रोशन नजर आया। वो हर तरफ से बंद था, लेकिन उसकी दीवार में नस्ब एयर कंडीशनर की मुसलसल घूं इस बात का ऐलान कर रही थी कि ब्लैक हाक उसी कमरे में हो सकता था। मैं मकान के पीछे राज करती हुई तारीकी से निकलने भी ना पाया था कि मेरी जेब में मौजूद ऑपरेटर्स पर उभरने वाली आवाज बल्कि इशारों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने दिल में गजाला को दुआ दी जिसने मेरी रवानगी के आखिरी लम्हात पर मुझे ऑपरेटर्स याद दिला था। फिर मैंने वहीं दीवार की जड़ में सिमट कर ऑपरेटर्स ऑन किया और उसकी आवाज बहुत धीमी करके उसे अपने कान से लगा लिया। कैरी हार्ड कॉलिंग ब्लैक हाक ओवर। दूसरी तरफ से भंदाई हुई मगर वाज़ेह आवाज आई। यस कैरी, मैं लाइन पर हूँ ओवर। कलील वक्फे के बाद उभरने वाली आवाज मेरी शिकार की थी। मैं तुम्हारी हदायत पर हर्फ बहरफ अमल किया है। कैरी हार्ड की सहमी हुई आवाज से खौफ छलक रहा था। मैं कौंसल खाने में हूँ। ये लोग मेरा ऑपरेटर्स लेना चाहते हैं और बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे की फ्लाइट से मुझे फ्रैंकफर्ट के रास्ते न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना है। मेरा ज़हन माउफ हो रहा है। मैं समझ नहीं सका सिर को ये सब क्या हो रहा है। ओवर। अब वही तुम्हारे बास हैं जिन्होंने तुम्हें पनाह दे दी है। इनकी हदायत पर अमल करो। ब्लैक हाक की आवाज बिल्कुल सर्द और जज्बात से यकसर आ रही थी। वो कह रहा था, वहां पहुंच जाने के बाद मैं ये बात तुम्हारे इल्म में लाना चाहता हूँ
कि चीफ को शुबा हो गया है कि जेफ मिलर डैनी की कैद से फरार नहीं हुआ। इसे डैनी ने अपने किसी नापाक मंसूबे के तहत दानिस्ता आजाद किया है और जेफ अपनी पोजीशन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इससे गहरी दोस्ती और जज्बाती वाबस्तगी की वजह से तुम भी इसे मिल गए हो। तुम जानते हो कि चीफ अपने आसपास किसी मुश्तबा आदमी का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम दोनों का फैसला वाशिंगटन वाले करेंगे। चीफ ने तुम्हें अपनी टीम से डिस्चार्ज कर दिया। ओवर। यह तोहमत है, सरासर इल्जाम है। कैरी हार्ट के वहशतज़दा आवाज उभरी। चीफ ने कैसे समझ लिया कि हम दोनों झूठे हैं? क्या हमारी अर्क-रेजियों और कुर्बानियों का यही इनाम है? ओवर। चीफ हर मामले पर बहुत गहरी नजर रखता है। ब्लैक हॉक की आवाज हम दर्दाना होगी। उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सबको मालूम है कि चीफ हर कीमत पर डैनी को सुरंगों देखना चाहता है, जिंदा या मुर्दा। ये बात तुमको भी मालूम है। अगर जेफ इस मरदूद की कैद से फरार हुआ था तो इसे सबसे पहले इस ठिकाने को ज़ेन नशीन करना था। तुमने उसकी वापसी की खबर दी मगर डैनी के ठिकाने का जिक्र नहीं किया। मेरा माथा उसी वक्त ठिनक गया था। चीफ ने भी मेरी रिपोर्ट में इस संगीन कोताही की निशानदेही की और उसकी हदायत पर जब मैंने तुमसे इस बारे में इस्तफसार किया तो तुमने CIA के शोरा आफाक इंस्पेक्टर जेफ मिलर को बुखलाहट और खौफजदगी की कहानी सुनाकर मुझे ये बावर करवाना चाहा कि वो अपनी राजियतों की वजह से अपना मिशन फरामोश कर बैठा था। वो चाहता तो इस टैक्सी ही का नंबर नोट कर सकता था जिसने उसे इस इलाके से निकाला था। चीफ ने इस बारे में मुझसे पहले तुम्हें फोन किया था तो तुमने जेफ पर मुसक्कन दवाओं के असरात की वजह से उसके सोने का बहाना किया था। तुम कहानी बनाने के लिए वक्त हासिल करना चाह रहे थे। तुमने कहानी बनाई मगर वो लंगड़ी लूरी थी। जेफ के पाए का सीक्रेट एजेंट मौत के धाने पर होते हुए भी अपने काम से गाफिल नहीं होता। उसने कैसे डैनी के ठिकाने को नजरअंदाज कर दिया। काश तुमने ये बताया होता कि जेफ डैनी का ठिकाना ज़ेन नशीन नहीं कर सका लेकिन फलां नंबर की टैक्सी का ड्राइवर उस इलाके की निशानदेही कर सकता है जहां से लंगड़ा जेफ इसमें सवार हुआ था। टैक्सी तलाश करके जेफ को वहां ले जाया जाता तो वो डैनी के मस्कन पर हाथ रख देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ का ख्याल है कि जेफ मिलर को सिरे से इल्म ही नहीं है कि डैनी ने उसे कहां कैद रखा था। अंदर ही अंदर कुछ हुआ। क्या हुआ ये जेफ और डैनी के अलावा सिर्फ खुदा ही जानता है। फिर डैनी ने इसे बेहोश करके कहीं डाल दिया। वो होश में आया और लड़ाई हारे हुए किसी कुत्ते की तरह अपना जख्म चाटता हुआ तुम्हारे पास पहुंच गया और तुम्हें भी अपना हम नवाब बना लिया।